नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 128वें अंक में उत्तराखंड का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों और वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर राज्य में तेजी से बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म और साहसिक खेलों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड में पीएम मोदी ने उत्तराखंड का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। पीएम ने कहा कि औली, मुनस्यारी, चोपता और दियारा जैसी जगहों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन और आगामी विंटर गेम्स के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देवभूमि की उभरती पहचान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि आदि कैलाश यात्रा पर 3 साल पहले तक केवल 2000 पर्यटक आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की धामी सरकार के उठाए कदमों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि राज्य में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करने पर फोकस किया गया है। साथ ही होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के संबंध में की गई चर्चा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश के विकास को लेकर बात करते हैं। उन्होंने अपनी मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म को लेकर जो बात की है, इससे यात्रा को और ताकत मिलेगी। साथ ही विंटर के सीजन में टूरिज्म बढ़ेगा। वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं, चाहे गुंजी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जागेश्वर धाम हो। अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है और आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से हमारे राज्य के मेड इन उत्तराखंड का उल्लेख हो, या शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म का हो, या हमारे जो अभी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली मैराथन जो कड़ाके की सर्दी में आयोजित की गई थी, ये सभी आयोजन राज्य के अंदर हमारे टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार उत्तराखंड के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट स्थान दिला चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। अब पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन का जिक्र किया है, जिससे राज्य में इन क्षेत्रों में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एलयूसीसी घोटाले को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर बड़ा हमला बोला। गोदियाल ने कहा कि धन सिंह रावत को इस घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की। गोदियाल ने धन सिंह रावत को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की, जिस पर बवाल मच गया। एलयूसीसी घोटाले में धन सिंह रावत पर सवाल। मंत्री छोड़ें पद, हो पूछताछ, बोले गोदियाल। मंत्री ने मामला जानकर भी नहीं की कार्रवाई। पीसीसी अध्यक्ष के बयान पर सियासत गरमाई। छोटी छोटी जमा योजनाओं के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाली लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलयूसीसी ने उत्तराखंड में भी लोगों से करोड़ों ठगे थे। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। वहीं प्रदेश में एलयूसीसी घोटाले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर बड़ा हमला बोला है। गोदियाल ने कहा है कि इस घोटाले में 100 करोड़ रुपए की ठगी तो सिर्फ गढ़वाल में हुई है और कंपनी के प्रमोटर देश छोड़कर भाग चुके हैं। गोदियाल ने आरोप लगाया
कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को 2022 में ही इस घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। गोदियाल ने सवाल उठाया कि सहकारिता मंत्री ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की या कार्रवाई नहीं करने के पीछे उन पर किसी का दबाव था। पीसीसी चीफ का कहना है कि धन सिंह रावत के मंत्री पद से हटने के बाद और उनसे गहराई से पूछताछ से ही ये खुलासा हो सकता है कि क्या मंत्री के निजी स्वार्थ इस कंपनी से जुड़े हुए थे। गोदियाल ने कहा है कि इसलिए मंत्री धन सिंह रावत को पद से हटाया जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस प्रदेश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने खुद ये बात कही है कि 2022 में उनकी जानकारी में ये बात आ गई थी। धन सिंह रावत जी ने ये बात कही है। प्रश्न ये उठता है कि धन सिंह रावत जी ने इसकी जानकारी आने के बाद इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, या नहीं वो करना चाहते थे तो किसके दबाव में नहीं किए। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ये बातें तभी स्पष्ट होंगी जब ये लोग मंत्री पद पर नहीं रहेंगे, केस रजिस्टर्ड होगा, केस रजिस्टर्ड होने के बाद इनको गहन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तब ये बातें खुलेंगी इनके उसमें क्या अपने निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। गणेश गोदियाल जी की सारी राजनीति धन सिंह जी पे आकर टिक गई है, क्योंकि दो बार उनसे चुनाव हारे हैं, तो उनको उसका मर्म है, परेशानी ये है। तो वो हर बार में कोई भी विषय आता है वो धन सिंह जी को आरोपित करते हैं। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कद फिर बढ़ गया है, उनको पूरे प्रदेश के संदर्भ में बातचीत करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो फाइंडिंग्स आएंगी वो 500 का घोटाला है या 1500 का घोटाला भी, तो जब सीबीआई बैठ गई है और हर मामले में कांग्रेस सीबीआई जांच की बात करती है, आज सीबीआई ने मामला टेकअप किया है, सीबीआई अगर आगे आई है तो उनको विश्वास होना चाहिए, उनको थोड़ा सब्र होना चाहिए, उसके अभी जांच आगे बढ़ रही है। एलयूसीसी ने उत्तराखंड में साल 2019 में काम शुरू किया था। एक के बाद एक कई जिलों में शाखाएं खोली गईं। कंपनी ने लोगों को मोटे ब्याज का लालच देकर उनकी छोटी छोटी बचत का पैसा लिया और जब करोड़ों इकट्ठा हो गए तब एकाएक कंपनी के कार्यालय बंद हो गए। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में शिकायतें आईं, जिन पर पुलिस ने कुल 18 मुकदमे दर्ज किए। पीड़ित लोगों ने कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर सितंबर में देहरादून में सीएम आवास कूच भी किया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर अब इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है और अब पीसीसी चीफ ने एलयूसीसी घोटाले को लेकर सीधे प्रदेश के सहकारिता मंत्री की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं, जिससे इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस तरह के जो आयोजन है साहसिक खेलों के और राफ्टिंग के क्षेत्र में, कैनाइंग, केनिकिंग और जितने भी हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ के आर्थिकी को भी मदद मिलेगी, यहाँ का व्यवसाय भी चलेगा, होटल चलेगा, अन्य काम चलेंगे और इस प्रकार के आयोजन होते रहें। इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे अन्य गतिविधियाँ और यहाँ पर संचालित हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसी तरह से दोनों श्रेणियों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके हित में ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार
प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो और जो पिछले दिनों में गन्ने की फसल के उत्पादन में न्यूनता आ रही है, वो न्यूनता एक विस्तार रूप ले। उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हरिद्वार में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया। भाजपा विधायक आदेश चौहान के साथ स्वामी यतीश्वरानंद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने को फैसले को किसानों के संघर्ष की जीत बताया। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और गन्ना मंत्री श्री सौरभ बोगना जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से इसी विषय में मिलने का समय मांगा और मुख्यमंत्री ने तत्काल वो दिल्ली में थे हमें समय दिया। माननीय यतीशानंद जी, संजय गुप्ता जी, प्रदीप बत्रा जी, प्रणव सिंह चैंपियन जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, हमारे राज्य मंत्री भाई सुनील जी, डॉक्टर जयपाल जी और पूरे जिले के जितने भी हमारे नेता थे, चाहे वो किसान थे, हमारी समितियों के अध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, इन सब लोगों ने जाकर माननीय मुख्यमंत्री से बात की और माननीय मुख्यमंत्री ने सबकी बात को गंभीरता से सुना। लगभग 1.5 घंटा वो किसानों के और हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में रहे और हमने उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा ही विशाल हृदय दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए और जैसा कि उन्होंने शुरू से ही जब से वो मुख्यमंत्री बने हमेशा किसानों के हित में जब भी कोई बात हुई तो उन्होंने आगे बढ़कर उन चीज़ों को करने का काम किया है। केवल गन्ना किसान ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड के किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। 25 तारीख को उत्तराखंड के जो भी हमारे गन्ना किसान हैं कई सौ की संख्या में हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से, कुछ हिस्सा जहाँ पर गन्ना होता है नैनीताल क्षेत्र से, कुछ हिस्सा जो हमारा देहरादून का क्षेत्र है वहाँ भी गन्ने का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों से लगभग 500 से भी ज़्यादा संख्या में हमारे गन्ना किसान और हमारे जनप्रतिनिधि, उसमें हमारे सभी राज्य मंत्री भी थे, विधायक आदेश जी भी थे, संजय जी भी थे, भाई जयपाल जी भी थे, जिला अध्यक्ष जी भी थे, जितने भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे किसानों के साथ वो भी सब लोग गए थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड को भी सुना। कार्यक्रम में पूर्व सीएम कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिए जाने की सराहना की। भारत सरकार के विदेश विभाग, हमारे राज्य उत्तराखंड के संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग और यहाँ के हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सब के द्वारा भारत का जो ज्ञान है उसका विश्व में क्या योगदान है और संस्कृत के बारे में हम क्या और सोच सकते हैं, ऐसा एक कॉन्क्लेव सेमिनार यहाँ पर किया गया है। यहाँ सत्रों में चर्चा होगी। आज विश्व के लोग भारत की ओर तो आकर्षित ही है, भारत के संस्कृत और भारत की संस्कृति के प्रति भी वे लोग आज आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आयोजन से संस्कृत का स्कोप और बढ़ेगा, लोग संस्कृत के प्रति और अभिरुचि दिखाएंगे और केवल देश नहीं विदेश में भी संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे 2 दिन का जो संस्कृत का समागम हो रहा है उसमें 11 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं। 350 डेलीगेट हमारे पूरे भारत से आ रखे हैं और 18 सत्र यहाँ पे चलने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी है
कि संस्कृत शिक्षा ने अभी हर जिले में एक एक संस्कृत गांव बनाए हैं और उन गांव में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारा संस्कृत विभाग का टारगेट यह है कि 1 लाख लोगों को हम संस्कृत भाषा जो सिखाएं ताकि लोग बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करें। चमोली के बाढ़ गांव के ग्रामीणों ने जंगली हिंसक जानवर से अपनी जान माल और खेतीबाड़ी के हिफाजत के लिए बंदूक लाइसेंस जारी किए जाने के लिए प्रशासन को पत्र भेजा। एक आम बैठक करके ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को संयुक्त रूप से पत्र भेजा है, जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके गांव में लगातार भालुओं, सुअरों और बंदरों के आतंक से वो परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि प्रशासन इन हिंसक जानवरों से उन्हें निजात दिलाए या गांव के इच्छुक लोगों के लिए बंदूक के लाइसेंस जारी किए जाएं। मैं ग्राम प्रधान वाल नंदुली बिष्ट। तो मैं आशासन प्रशासन से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे गांव में ना भालू और सुअरों का बड़ा डर फैला है, बड़ा आतंक मचा रखा है। हमारे महिलाओं को जंगल जाते टाइम भालू का डर हो रहा है, हमारे बच्चों को स्कूल जाते टाइम भालू का डर हो रहा है। हमारे घर की अगल बगल वाली खेती भी भालू और सुअरों ने नष्ट कर ली है, पूरी फसल पानी नष्ट कर ली है। और हमारे गांव में ना ज़्यादातर लोग अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं और हम छोटे मोटे काश्तकार हैं, हमारी कमी खेती रहती है, पर जितनी भी है भालू और सुअरों ने पूरी नष्ट कर ली है। तो मैं सरकार से शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कुछ उचित कदम उठाया जाए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली गाँव। लगातार जो है हमारे क्षेत्र में भालू का आतंक चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी बंदर भी हैं और हमारे क्षेत्र में सुअरों ने इतना आतंक कर रखा है कि हमारी कृषि भूमि को अकृषित जो है इन सुअरों ने कर दिया है। जहाँ पे भी हम लोग खेत बो रहे हैं या आलू बो रहे हैं तो इन सुअरों ने जो है सारा नुकसान कर दिया है। सारे गांव में इन सुअरों का आतंक और भालू का आतंक, भालू के आतंक से जो है स्कूल के टीचर्स लोग जो है स्कूल जाने के लिए डर रहे हैं और बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए असहमत हैं, क्योंकि भालू का डर इतना भयानक हो चुका है कि सारे गाँव वाले परेशान हैं। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। सचिवालय घेराव के बाद नर्सिंग एकता मंच ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया जिसमें उनकी मांगें पूरी की जाएं, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद मांगों पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया, जिस पर उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने कहा है कि 5 दिसंबर से उनका अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा, जिसमें अगर जिलों से नर्सिंग स्टाफ अलग अलग जिलों से देखिए इसमें नर्सिंग स्टाफ शामिल होंगे। देखिए, हमारे द्वारा 25 नवंबर को सचिवालय कूच किया गया था अपनी मांगों को लेकर और सरकार को अल्टीमेटम समय दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे जो पॉइंट्स थे उन पे सोचा जाए, विचार किया जाए, लेकिन हमारे पास इसका कोई पॉजिटिव आंसर हमें देखने को नहीं मिला। और उसी संबंध में नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा संपूर्ण जिलों से 5 तारीख से धरने का ऐलान किया गया है और परेड ग्राउंड से हम 5 तारीख से अपना धरने का शुरुआत करेंगे अनिश्चितकाल के लिए। इसी संबंध में आज हमारी प्रेस वार्ता थी, जिसमें हमारे द्वारा सबसे जो मुख्य बिंदु हैं उन पे अगर मैं प्रभाव डालना चाहूँ तो जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हो रखा है सबसे पहले उसे तुरंत प्रभाव से उसे स्टॉप किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे IPHS मानक की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप हम बात कर रहे हैं कि 2500 प्लस जो हमारी पोस्टें रिक्त हैं इस समय स्वास्थ्य सेवाओं में, वो हमारे को वर्षवार तहत दी जाए। उत्तराखंड सरकार की पहल पर ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का प्रयास शुरू किया गया है। 31 दिसंबर तक शहर को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रम विभाग ने व्यापारियों से सहयोग मांगा है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने जीरो चाइल्ड लेबर जोन योजना के तहत व्यापारियों को जानकारी दी। जो मजदूरी आती है वो सारी चीजें आज 29 नवंबर को ये मीटिंग कराने का आशय ये था कि हमें जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, कार्यालय प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार जो है समस्त क्षेत्र में हमें बाल श्रम के उन्मूलन के हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि वहाँ पे नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना, जिसका मतलब है कि पूरे जो है ऋषिकेश क्षेत्र में कहीं भी चाइल्ड लेबर निकट भविष्य में भी ना मिले, इसके लिए एक जागरूकता का अभियान है। साथ में इसमें निरीक्षण भी किए जाएंगे और साथ में सभी जो प्रतिष्ठान स्वामी हैं उनके डोर टू डोर जाके उनको अवेयर भी किया जाएगा।
एक तरीके से मीटिंग का मतलब ये था कि अवेयर किया जाए, जितने व्यापारीगण हैं, जितने रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, जितने भी यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। और इसके अंतर्गत ये बताया गया कि बाल श्रम जो है वो किस आयु तक कराया जा सकता है। जैसे कि 14 वर्ष के नीचे के लिए तो बिल्कुल भी निषेध है बाल श्रम, और 14 साल से ऊपर कोई ऐसा काम जिसमें जो खतरनाक श्रेणी में नहीं आता है। इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक डॉक्टर पर कंज्यूमर कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इलाज में लापरवाही के कारण जुर्माना लगाया गया है। मामला साल 2014 का है। अस्पताल में ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी की देहरादून के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मृतका के बेटे संदीप गुप्ता ने कोर्ट का सहारा लिया। उनका कहना है कि अगर कोई भी डॉक्टर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैंने 14 अप्रैल में अपनी माताजी की सर्जरी के लिए मैं मैक्स हॉस्पिटल लेके गया था, जिसमें कि उनके डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही हुई। डॉक्टर अमित राणा के द्वारा इंजेक्ट करते हुए टेस्ट के दौरान मेरी माताजी का हार्ट अटैक आ गया उनको, जिससे कि वो कोमा में चली गई और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, जिससे कि मेरे को बड़ा दुख हुआ और पुलिस वगैरह ने हमारा सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी। तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपील करी, तो वहां आज 20/11/2025 को जिसका जजमेंट हमारे पक्ष में आया है और जज महोदय ने ये देखते हुए कि उनको दोषी पाया गया है। ऊधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर नानकमत्ता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 120 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। साथ ही तमंचा और नकदी भी बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 36 लाख रुपए से ज़्यादा बताई गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया।